ओके, सो प्रीवियसली हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं प्रीवियसली हमने क्या-क्या डिस्कस किया हुआ है, और कुछ भी डाउट रहता है तो यार पूछो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है और क्वेश्चन कंपल्सरली आता ही है, क्योंकि बाकी पूरी फिजिक्स से मतलब पूरी फिजिक्स हटा दो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एकदम अलग है, क्योंकि फिजिक्स के किस एस्पेक्ट को बताता है ये? इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी एक सेपरेट ब्रांच है, इसलिए इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आना तो बनता ही है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आता ही है, और कुछ ऐसा टफ नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो वो सारी चीजें हम सीख सकते हैं। कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग बताएं, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पीएन जंक्शन डायोड सीखा हुआ कि पी और एन दो टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला देंगे तो क्या होगा। मिलाने में एक चीज बताया कि अगर मैं इन दो पी और एन को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो क्या पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा? नहीं नहीं। ओके, क्यों नहीं बनेगा? सर, क्योंकि मतलब वैसे कंबाइन करके नहीं बनता, एक सेम यूनिफॉर्म मटेरियल से वो। एग्जैक्टली, मेन पॉइंट है एटॉमिक लेवल इंटरेक्शन। अगर आप फिजिकली दो चीजों को ऐसे करोगे, कनेक्ट करोगे, तो वो एटॉमिक लेवल जो इंटरेक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एटॉमिक लेवल इंटरेक्शन चाहिए, इसलिए हमें उसे सेम मटेरियल में से कास्ट करना पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा यार। फिर इसके बाद हमने 2 टर्म्स बताए हुए थे, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। बताओ यार, डिफ्यूजन करंट क्या होती है? डिफ्यूजन सर, वो होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के ट्रांसफर की वजह से चार्ज जनरेट हाँ, होता है, उससे करंट रहती है वो। ओके। मेन वर्ड है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता है पी पे, उसके वजह से होती है, और सेम टाइम पे होल्स भी आगे मूव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन के वजह से जो करंट आती है वो आती है डिफ्यूजन करंट। बताओ यार, ड्रिफ्ट करंट क्या है? सर, अगर उस डिप्लीशन रीजन में कुछ तो मतलब थर्मल एजिटेशन होगा, और उस एजिटेशन के वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो उसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो बेसिकली डिप्लीशन लेयर में अगर कोई होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होता है, तो डिप्लीशन लेयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जब उन्हें पुल कर लेती है, तो उसके वजह से जो करंट जनरेट होती है वो हमारी बन जाती है ड्रिफ्ट करंट। तो इसलिए हमने दोनों की डायरेक्शन भी कंसिडर कर ली कि ड्रिफ्ट कौन सा है और डिफ्यूजन कौन सा है, और ये बताया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है एज अ पोटेंशियल बैरियर। फिर हमने डिप्लेशन लेयर की बात की और पोटेंशियल बैरियर की बात की। उसके बाद बाइएशिंग ऑफ अ डायोड की बात की कि कैसे उसे फॉरवर्ड और रिवर्स बाइएस करेंगे। दोनों का सिंपल मीनिंग क्या होता है? पी और एन वाले को, पी को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो उसे फॉरवर्ड बाइएस्ड बोलते हैं, और अगर पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया तो उसे रिवर्स बाइएस्ड बोलते हैं। फिर दोनों का हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से चीज़ें चेंज होगी। फिर हमने रेजिस्टेंस की बात की थी कि रियल में फॉरवर्ड में बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं लगता, बहुत कम लगता है, और रिवर्स में काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो ये वैल्यू नियरली जो है 40,000 टू 1 लाख की रेंज में रहता है। बट अगर हम आइडियल केस कंसिडर करेंगे तो ये रेशियो क्या रहेगा? 0। फिर एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, 2 टाइप के ब्रेकडाउन हमने डिस्कस किए थे। एक मेजर डिफरेंस कोई बताएगा? दोनों सेम है, एवलांच ने ही एक्सप्लेन किया जीनर, दोनों सेम है, बट एक डिफरेंस है, वो क्या है? एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में डिफरेंस क्या है, बताएं। जीनर में नंबर ऑफ मतलब डोपिंग का ज्यादा रहता है। ओके, जीनर में डोपिंग का ज्यादा होता है, ठीक है। मैं ब्रेकडाउन पूछना चाह रहा हूँ, एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में कोर डिफरेंस क्या है? मतलब एम्बुलेंस में वो खराब हो जाता है, बट जीनर में उसे मतलब उसकी वजह से यूज करते हैं, मतलब वो। ठीक है, तो ये तो एक टाइप का रिजल्ट हो गया कि मतलब जो है एवलांचे में वो खराब हो जाता है और जीनर में खराब नहीं होता है, जीनर स्टिल वर्किंग है, जीनर वर्क ही करता है ब्रेकडाउन कंडीशन में। ये तो ठीक है। कॉज क्या है, रीजन क्या है एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन का?
मेजर डिफरेंस। दोनों में क्या होता है, ब्रेकडाउन में हाई करंट आती है, ये ब्रेकडाउन वाली करंट ऐसे हाई करंट आती है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में मेजर। एवलांच से ब्रेकडाउन होता है कोलिजन के वजह से, किसके वजह से, एटॉमिक लेवल पर ये डिप्लीशन लेयर इतनी बढ़ जाती है कि इलेक्ट्रॉन को अगर काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो वो पक्का किसी ना किसी एटम से कोलाइड करता है और उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो बेसिकली बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं एवलांच से ब्रेकडाउन में, और इसलिए क्या होता है, हीट जनरेट होती है। तो ये कोलिजन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट था ना, ये बताया था। और जीनर में प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए जीनर ब्रेकडाउन डिफरेंट रहता है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे और उसके बाद हमने बात किए थे एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो हमें एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डिस्कस करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये दो डिस्कस कर लिए थे, आज रिमेनिंग 4 हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक, इनका देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था। सो रेक्टिफायर हमने टर्म यूज किया हुआ था। रेक्टिफायर का मतलब होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो पहले हमने देखा एक हाफ वेव रेक्टिफायर जिसमें एसी की ये जो वेव है उसका सिर्फ हाफ पोर्शन ही कन्वर्ट हो पा रहा था, तो ये हो गया था हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर अपना था क्या, फुल वेव रेक्टिफायर जिसमें एसी के सारे कंपोनेंट्स को हम कन्वर्ट कर पा रहे थे, और उसका ही एक एग्जांपल था ब्रिज रेक्टिफिकेशन। तो मतलब 4 डायोड्स यूज करके एज अ ब्रिज फॉर्म करके भी हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ था रेक्टिफिकेशन को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ही हमें वही रेक्टिफिकेशन को डिस्कस करना है कि वो किस किस तरीके से अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन में काम की चीज आती है, मैंने आपको बताया कि ये जो वेव रेक्टिफाइड होके आ रही है, ये एक्चुअली अगर मैं देखूं तो इनके जो एम्पलीट्यूड है वो ये होना चाहिए, ये सबका एम्पलीट्यूड होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं कि जो कन्वर्जन की डीसी की मैक्स वैल्यू थी, डीसी की मैक्स वैल्यू थी, उसमें भी आपको एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, एक एसी कंपोनेंट देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिपल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिपल। ठीक है, तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो रिपल से स्टार्ट करना है। रिपल फैक्टर क्या होता है वहां से शुरू करेंगे। चलें तो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, रिपल फैक्टर से स्टार्ट करेंगे हम। देखें, रिपल फैक्टर क्या समझाया मैंने कि जो हमारी डीसी जनरेट हुई है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको बोलेंगे यार डीसी की जो आरएमएस वैल्यू हुई। अच्छा, डीसी की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को ही उसकी आरएमएस वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो इस पे एक एसी की फीलिंग आपको आएगी, एक एसी कंपोनेंट आपको दिखेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, रिपल। ठीक है, तो रिपल फैक्टर क्या होता है यार, रिपल फैक्टर होता है द आउटपुट ऑफ a rectifier consists of a small fraction of AC component along with the DC component, उसको ही क्या बोलते हैं हम, रिपल। तो रिपल के यार वन मार्क डेफिनेशन क्लियर है। अब पॉइंट ये है कि ये रिपल रिक्वायर्ड नहीं है, ये फ्लक्चुएशन जो है वो हमारे सर्किट को खराब कर सकता है। क्यों, सपोज कोई बैटरी है या लेट से कोई आप मोबाइल चला रहे हो, तो अगर आपको इस तरीके का आउटपुट मिल रहा है जो कि आपको वेरी कर रहा है, एक एसी जैसा आउटपुट मिल रहा है, तो वो फ्लक्चुएशंस में भी रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमें रिपल्स को हटाने के लिए पहले सोचना पड़ेगा। तो उससे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि रिपल फैक्टर होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखें, चले देखिए डिफाइन करते हैं रिपल फैक्टर कैसे डिफाइन है। देखिए रिपल फैक्टर कैसे डिफाइन है, रिपल फैक्टर डिफाइन है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। मतलब रिपल फैक्टर कैसे डिफाइन है, इस तरीके से
AC कंपोनेंट का RMS वैल्यू ओवर किसकी RMS वैल्यू, DC की। और DC के लिए RMS वैल्यू तो आपको पता है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू बोलते हैं। तो ये समझ आया यार कि रिपल फैक्टर कैसे डिफाइन है, AC की वैल्यू और DC की वैल्यू, ठीक है। अच्छा चले, तो इसे सॉल्व किस तरीके से करते हैं देखें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम रेक्टिफाइड AC होती है, रेक्टिफाइड DC होती है, उसकी RMS वैल्यू कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है, क्या, DC कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस AC कंपोनेंट का स्क्वायर, इस तरीके से RMS वैल्यू डिफाइन होती है। तो अगर मैं यहाँ से AC कंपोनेंट सिर्फ निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे पूरे सर्किट की RMS लिखनी पड़ेगी। ये याद रखें कि ये RMS किसकी है, ये पूरी सर्किट की RMS है, और ये IAC क्या है, सिर्फ AC करंट की RMS वैल्यू है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो RMS है ये क्या है, दिस इज द RMS ऑफ टोटल करंट। और ये जो IAC और IDC लिखा हुआ है ये भी RMS वैल्यू है, बट ये किसकी है, सिर्फ AC और सिर्फ DC की। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा कि ये जो है दिस इज IRMS ऑफ AC कंपोनेंट ओनली, और ये क्या है, IRMS ऑफ DC कंपोनेंट ओनली। तो अगर मुझे पूरे सर्किट का IRMS निकालना होता है तो हम रूट ऑफ दोनों के RMS से निकालते हैं। तो ये याद रखना कि यहाँ पर मैंने RMS क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर RMS लिख दिया है, बट आपको ये मतलब समझना है कि ये IAC और IDC क्या है, RMS वैल्यू ही है बट उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के। तो सोचो मुझे AC की RMS वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सर्किट की RMS माइनस DC की RMS। अब क्या करें, DC कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या करें, DC की RMS वैल्यू कॉमन ले लेते हैं। तो DC की RMS वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगी, RMS वैल्यू ऑफ AC और RMS वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई, हमने DC की वैल्यू कॉमन टाइप ले ली। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा रिपल फैक्टर, DC अगर हमने कॉमन ले लिया है तो आपको क्या दिखेगा, DC का डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब रिपल फैक्टर का ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये RMS किसका है, टोटल करंट का, और ये RMS किसका है, उसके DC कंपोनेंट का। तो अगर मुझे रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है तो इट्स बेटर कि पूरी करंट का RMS वैल्यू इनपुट का और ये DC वाले आउटपुट का RMS वैल्यू लिख दें, तो ये रिपल फैक्टर की क्या हो जाती है, कैलकुलेशन हो जाती है। तो रिपल फैक्टर की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं दोनों के लिए। अच्छा एक चीज़ और, रिपल फैक्टर दोनों के लिए हम करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो फुल वेव रेक्टिफायर इनकी एफिशिएंसी थोड़ी फिक्स्ड होती है, वो हमें याद कर लेनी चाहिए। क्या, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, ये आपको फिगर याद रखना है, स्पेशली नीट वाले लोगों को डायरेक्टली ये काम आ जाता है, 40.6%। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव। तो 50% नहीं होती है, ये याद रखें। ये कम किसके वजह से हो गई है, रिपल के वजह से। समझ में आया। तो ये मत सोचने लगना कि हाफ वेव की जो है आइडियल केस में 50% होगी, नहीं, आइडियल केस में मैक्स पॉसिबल एफिशिएंसी हो सकती है ये, मैक्स एफिशिएंसी इन आइडियल केस, आइडियल केस में भी 50% नहीं होती है, ये रहती है। फुल वेव की क्या हो जाएगी, फुल वेव की इसकी डबल होती है। फुल वेव रेक्टिफायर उसकी एफिशिएंसी क्या रहती है, मैक्स एफिशिएंसी
बीटा मैक्स उसका डबल रहती है, इसका डबल कितना हो जाएगा 80, 81.2। क्लियर? ये भी आइडियल केस में है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसीज हो सकती हैं रेक्टिफिकेशन की। ओके, चले इनके रिपल फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिपल फैक्टर का सिचुएशन, इसको अच्छे से ध्यान देंगे। पहले आप समझ लें रिपल क्या है एग्जैक्टली। देखें यहाँ पर ये हमने हाफ वेव दिया है और ये फुल वेव दिया हुआ है। देखें रिपल मतलब है उसमें एसी वाला वेरिएशन कितना आ रहा है। तो अगर मैं डीसी की आरएमएस वैल्यू ड्रॉ करूं फिर से ये, तो इस पे ये जो वेरिएशन आ रहा है ये क्या है, रिपल। समझ आया सबको? रिपल समझ आया कि क्या है? हाँ, तो ये फिगर में, बिकॉज इस फिगर में ऑलरेडी बना हुआ है, प्रीवियस फिगर में हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये बना दिया है, ये आप समझ लें ये वाला। ठीक है, तो एसी की आरएमएस वैल्यू पर, सॉरी डीसी की आरएमएस वैल्यू पर ये जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू है और इस पे ये जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है इसी को बोल रहे हैं हम क्या, रिपल। क्लियर? अच्छा, तो अगर मैं ये चीज देखूं किसमें, फुल वेव में, तो फुल वेव में जो रिपल है वो काफी छोटे हैं। देख रहे हो, हाफ वेव में ये रिपल क्या है, काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये गैप यहाँ पर तुरंत रिकवर नहीं होता है, तो इसलिए रिपल ज्यादा हो जाते हैं। तो ये गारंटी है कि एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है, फुल वेव की। क्यों? क्योंकि इस पे रिपल क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो इस पे रिपल कम होता है। तो रिपल फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लेते हैं, और दोनों याद रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों रिपल फैक्टर हाईली इंपॉर्टेंट है, और आप एग्जाम में सॉल्व मत करने लगो, याद रखना है आपको आंसर क्या होता है। चले देखिए, रिपल फैक्टर ये दिखा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पहले फुल वेव के लिए, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे लिखना बाकी है, ये रिपल फैक्टर है हाफ वेव के लिए, और ये फुल वेव के लिए। ओके, चले फुल वेव में बात करें तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है पता है आपको ऑलरेडी, आई मैक्स बाई √2। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या रहती है फुल सर्किल की, 2I बाय पाई। क्लियर? हाँ। अच्छा, तो ये दोनों अगर इस फॉर्मूले में रखें, टोटल करंट की आरएमएस वैल्यू, वो जो एसी है उसकी आरएमएस वैल्यू अपॉन डीसी कंपोनेंट, तो इसे अगर हम रख दें इन दोनों को यहाँ पर और सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.48। और ये आप लोग बिल्कुल याद रखना है क्या, हाफ वेव का, सॉरी फुल वेव का रिपल फैक्टर कितना होता है, 0.48 कम होता है। फिर से याद रखना, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का कम होता है जबकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का ज्यादा होता है। तो ये याद रहेगा। हाँ सर। हाँ, यहाँ पर फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, ये रिपल फैक्टर किसका है, ये है हाफ वेव का और ये है फुल वेव का। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज याद रहेंगी सबको, एग्जाम में इसको निकालने नहीं लग जाना है, दोनों के रिपल फैक्टर आपको याद रखने हैं। ओके, हाँ। हाँ, सो फुल वेव के लिए 0.48 और हाफ वेव के लिए 1.21। तो रिपल ओके, समझ आया? अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रिपल तो रिक्वायर्ड नहीं है तो हमें रिपल को रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें रिपल को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिपल को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं सर्किट में, और कैपेसिटर वाले सर्किट को क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट।
बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिल्टर हो सकते हैं। एक फेमस फिल्टर क्या होता है, कैपेसिटर। तो चले एक्सप्लेन कर देता हूँ ये। ओके, इसे यहाँ से हटा देते हैं यार, स्पेस। ओके, चले देखिए, हाफ वेव फुल वेव यहाँ पर हमने लिख दिया है ऑलरेडी। ओके, चले तो फिल्टर सर्किट देख लेते हैं। फिल्टर सर्किट क्या होता है कि सपोज ये एक रेक्टिफायर कंपोनेंट है, तो सपोज यहाँ से एक एसी करंट आ रही है। ओके, ये एसी करंट आई, रेक्टिफिकेशन हुआ और क्या बन गई वो, डीसी करंट। बट ये जो लोड, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसे डीसी मिलने वाली है, ये बहुत ही फ्लक्चुएटेड है एसी के साथ। इसमें क्या है, रिपल है। तो इसके साथ पैरेलल में क्या लगाया जाता है, एक कैपेसिटर लगाया जाता है। क्या कम करने के लिए, रिपल को कम करने के लिए। तो ये जो रिपल दिख रहे हैं यहाँ पर देखें, ये जो रिपल दिख रहे हैं देखो अभी बहुत कम हो गए हैं रिलेटिवली ये बिल्कुल नील हो जाते हैं। किसकी वजह से, कैपेसिटर सर्किट की वजह से। ठीक, पॉइंट समझ आया। वेरी लेस रिपल का आफ्टर फिल्ट्रेशन क्या होगा, रिपल बहुत ही कम हो जाते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो द आउटपुट इज यूनिडायरेक्शनल, बट यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है, डीसी करंट है, बट ये स्टडी वैल्यू नहीं रहती है, फ्लक्चुएटिंग होता रहता है, रिपल कंपोनेंट रहता है। और फिल्टर सर्किट का काम क्या होता है, रिपल को हटाना। ठीक, तो ये मेन होता है। इसके बाद भी हम अगर बात करें कि ये जो लोड है अभी गड़बड़ है यार, अभी भी वोल्टेज इसके पास कैसा आ रहा है, इवन आफ्टर रिपल हम रिड्यूस करने के बाद भी, कैपेसिटर सर्किट में रिड्यूस करने के बाद भी इसके पास जो सोर्स के पास वोल्टेज जा रहा है वो कैसा है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है अगर वो स्टडी होता तो उसे क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। बट वो स्टडी नहीं रहता है, तो उसे स्टडी बनाने के लिए और आगे एक कंपोनेंट लगाते हैं। मैं नेक्स्ट उसमें दिखाता हूँ आपको। और आगे एक कंपोनेंट क्या लगा देते हैं, जीनर। जीनर किसका काम करता है, वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। क्या काम करता है, वोल्टेज मेंटेन रखने का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है। तो वो जीनर का मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये फिल्टर सर्किट काम कैसे करता है देख लें, सिंपल वे में समझे फिल्टर सर्किट कैसे काम करता है। तो सपोज इस तरीके के हमारे पास पल्स है। अब होगा ये कि जब यहाँ से वोल्टेज स्टार्ट होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज पे कैपेसिटर क्या हो गया होगा, ये वी मैक्स है। यहाँ तक कैपेसिटर क्या हो गया होगा, चार्ज, चार। पूरा फुल चार्ज हो गया। इसका मतलब ये है कि इसके अक्रॉस एक वोल्टेज आ गया होगा। तो सपोज हमने यहाँ पर रेंज दी क्या, 0 to 5 वोल्ट दिया। ठीक है, 0 to 5 वोल्ट तक हम लेके आए, तो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद कितना वोल्ट हो जाएगा, फुल 5 वोल्ट हो जाएगा। तो अब जब इस पे जाने वाला वोल्टेज रिड्यूस होगा, मतलब वापस से ये वोल्टेज क्या होने का स्टार्ट करेगा, रिड्यूस होने का ट्राई करेगा। अब क्या होगा, अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, इसे करंट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा। क्लियर, तो ये आए ड्यू टू सोर्स, अगर रिड्यूस होगा तो उस करंट को बैलेंस कौन करने वाला है फिर, कैपेसिटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से फिल्टर सर्किट काम करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए टू बी क्या होता है, कैपेसिटर फुल चार्ज होता है। ओके, अच्छा, अभी पॉइंट ये है
कि कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज तो हो गया, लेकिन जब डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर तो स्लोली डिस्चार्ज होता है ना, करंट मेंटेन करने का ट्राई करेगा, वो बैटरी की तरह करंट मेंटेन करने का ट्राई करेगा, लेकिन तब तक तो अलग ही प्रोसेस आ जाएगी ना, दोबारा वोल्टेज इंक्रीज होने लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक हम गए, लेकिन जैसे ही वोल्टेज कम होना स्टार्ट करेगा कैपेसिटर उसे बैलेंस कर लेगा। तो कैपेसिटर बैलेंस करके उसे ऑलमोस्ट मेंटेन करने का ट्राई करेगा। जैसे ही यहाँ तक पहुंचा, कैपेसिटर को यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन करंट तो तुरंत कंप्लीट हो जाएगी, फिर से वोल्टेज बढ़ जाएगा और कैपेसिटर क्या होगा, फिर से चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा। फिर से जैसे ही वोल्टेज कम होने लगेगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, लेकिन कैपेसिटर क्या ट्राई करेगा, मेंटेन कर लेगा ऑलमोस्ट, और फिर इसके बाद वापस नंबर आ जाएगा चार्जिंग का। यार पैटर्न समझ आ गया सबको क्या हो रहा है? हाँ सर। तो इस तरीके से जो है वो कैपेसिटर उसे मेंटेन करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ कि A to B कैपेसिटर चार्ज हो गया है, और B to C क्या हो रहा है, B to C current from source decreases that's why capacitor balances it। और ऐसा बैलेंस करके वो काफी ज्यादा रिपल्स को वहां पर कम कर देता है। डन? हाँ। फिल्टर सर्किट समझ आया? ओके। तो मैं अभी पूरा स्कीमेटिक दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली फुल सर्किट कैसे रहेगा। ओके, तो ये एक जनरल स्कीमेटिक है, देखें कि किस तरीके से रेक्टिफिकेशन वर्क करता है। ठीक है, अच्छा एफिशिएंसी ऑलरेडी यहाँ पर नोटेड है, देखें। सो सपोज ये एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर मतलब क्यों, एक मेन सोर्स से लेट से आपके किसी सर्किट पे एसी करंट आ रही है, तो एसी वेव फॉर्म है और एसी आ रही है। अब यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, डायोड रेक्टिफिकेशन। डायोड रेक्टिफिकेशन ने क्या किया, एसी को किस में कन्वर्ट किया, डीसी में। लेकिन इसमें काफी सारे रिपल्स थे, तो आपने क्या लगा दिया, फिल्टर सर्किट कैपेसिटर वाला। तो फिल्टर सर्किट की वजह से रिपल क्या हुए, एकदम कम हो गए ना। लेकिन फिर भी अभी भी ये क्या है, एक अनरेगुलेटेड है। क्या टर्म यूज किया हुआ है यहाँ पर देखें, अनरेगुलेटेड सप्लाई है। तो अगर ये अनरेगुलेटेड है तो अभी आपने इसे डायरेक्टली अगर यूज कर लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां पर क्या यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। तो बहुत सारे वोल्टेज रेगुलेटर हैं, हमारे सिलेबस में कौन है, जीना डायोड। हमारे सिलेबस में कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर है, जीना डायोड हमें सीखना है। तो वो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, इस फ्लक्चुएटिंग वैल्यू को एक कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। समझ आया? तो इसको लिख सकते हैं, ये है अनरेगुलेटेड, ये अनरेगुलेटेड सप्लाई है, और इसके बाद जो रहेगी वो रेगुलेटेड सप्लाई रहेगी, मतलब जो फाइनल आउटपुट रहेगा। तो यार तीनों यूजेस समझ में आया सबको, एसी आया, डायोड का यूज समझ आया। सर मुझे थोड़ा फिल्टर समझ में नहीं आया। ओके, फिल्टर समझ नहीं आया, देख लेते हैं यार फिर से। फिल्टर में क्या बताया यार कि ये क्या है, ये वोल्टेज है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज मिलने वाला है हम किसे, आउटपुट को। हाँ। यहाँ से वोल्टेज आया, बट ये वेरिएबल है। हाँ। तो लेट से 0 to 5 है, तो पहले 0 to 5 में कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। हाँ। अब जब ये वापस 5 to 0 आएगा तो क्या इसको 0 तक फील होगा कि नहीं, वो बता रहे हैं कि अब
जब ये 4 हो गया, लेट से 5 से डिक्रीज होके क्या हो गया, 4 हो गया, लेकिन कैपेसिटर अभी कितना है, 5, तो कैपेसिटर इसको करंट दे देगा ना। हाँ ओके, तो जब तक कैपेसिटर देगा ये प्रोसेस स्लो होती है, तब तक ये 4 3 2 1 0 होके वापस से बढ़ने लग जाता है, 1 2 3, सपोज 3.5 तक पहुंचा, तो जब तक ये वापस 4 2, ये वापस 5 2 0 देन 0 2 3.5 तक पहुंचा, तब तक कैपेसिटर कितनी दूर आया, सिर्फ 5 टू 3.5। तो इसका मतलब ये कि जब तक ये वापस से घूम के यहाँ पहुंचेगा, कैपेसिटर कितनी दूर पहुंचता है, सिर्फ यहीं तक पहुंचता है। ओके, तो जब यहाँ तक पहुंच गया तो अब कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा ना, हाँ तो अब कैपेसिटर करंट नहीं देगा, वापस से सोर्स की करंट आ जाएगी, और जैसे ही फुल चार्ज फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, फिर से कैपेसिटर टेक ओवर कर लेगा। समझा हाँ सर। यार, सबको फिल्टर सर्किट समझ आया, कैसे कैपेसिटर काम कर रहा है? हाँ सर। ओके, तो ये तो हमारा कि फिल्टर सर्किट रहेगा, वो क्या करेगा, वो रिपल्स को एकदम रिड्यूस कर देगा, और उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर जो है इसको एकदम रेगुलेटेड वोल्टेज और कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। डन यहाँ तक? ओके, चले तो नेक्स्ट वाला पार्ट हम पढ़ते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्मेट में हम क्या सैंपल यूज करने वाले हैं। हम यूज करने वाले हैं जीनर डायोड को। तो चले, जीनर डायोड एक बहुत ही अच्छा वोल्टेज रेगुलेटर है। तो देख लेते हैं इसको। देखिए, जीनर डायोड क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जीनर डायोड हमेशा किस में काम करता है, रिवर्स बायस मोड में। किस में काम करता है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायसिंग में हमेशा ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एवलेंसे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, जीनर मतलब जीनर में एग्जैक्टली एवलेंसे ब्रेकडाउन नहीं होता है, सिर्फ ब्रेकडाउन बोलते हैं, क्योंकि एवलेंसे ब्रेकडाउन में क्या होता है, डायोड, एवलेंसे ब्रेकडाउन में क्या होता है, डायोड खराब। खराब हो जाता है भाई, पूरा बंट आउट हो जाता है। जीनर में नहीं होता, तो ये टर्म थोड़ा सा कहना सही नहीं है। दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड जस्ट जीनर ब्रेकडाउन। ओके, यहाँ पे देखिए फिगर में हमने लिखा हुआ है जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन ही वर्ड है। ठीक, इसका सिंबल थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल डायोड से। नॉर्मल डायोड से सिंबल क्या है, अलग है। नॉर्मल डायोड कैसे रहता है, इस तरीके से पी और इस तरीके से स्ट्रेट एन। ये क्लियर करने के लिए कि ये डायोड क्या है, बेसिक डायोड नहीं है, जीनर डायोड है, यहाँ पर थोड़े से कर्ल कर देते हैं ऐसे। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको पूरा ऐसे कर्वेचर वाला ही बना देते हैं, ऐसा। ठीक, बट यूजुअली ऐसा वाला फॉलो अप नहीं करते हैं। कौन सा ज्यादा फेमस है, ये सिंबल समझ आया जीनर का? हाँ। तो ये सिंबल देखते ही समझ जाना है कि ये जीनर डायोड है। और दूसरी अच्छी बात कैसे पहचान हो जाती है जीनर की, ये रिवर्स बायस में हमेशा लगा होता है। तो अगर ऐसे जीनर लगा है तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि ये कैसा लगा होगा, रिवर्स बायस में। ये मतलब पी वाले से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड रहेगा। ठीक, अच्छा, अब देखें, बिकॉज ये रिवर्स बायस में यूज होता है, तो इसकी रिवर्स बायस की प्रॉपर्टी देखें कि जब तक वोल्टेज बढ़ रहा है यहाँ पर, जब तक वो जीनर वोल्टेज को नहीं पहुंच जाता, कांस्टेंट जीनर वोल्टेज को, तब तक तो करंट एकदम माइक्रो एम्पियर में चल रही होती है, थोड़ी सी ही इंक्रीज होती है। इसको रिवर्स बायसिंग करंट बोलते हैं। क्या, रिवर्स बायसिंग करंट। तो ये बहुत ही थोड़ी होती है। जैसे ही वो जीनर वोल्टेज को पहुंचता है, उसका वोल्टेज बढ़ना बंद हो जाता है, सिर्फ क्या बढ़ता है, करंट। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि वोल्टेज क्या हो जाता है, नियरली कांस्टेंट हो जाता है, और सिर्फ क्या बढ़ती है उसकी, करंट बढ़ती है। ठीक है, अच्छा, जीनर डायोड कैसे वर्क करता है ये सबको समझा दिया है ना, प्रॉपर क्लियर है? हाँ सर।
कि जीनर मतलब कैसे बनता है, तो वो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया था कि हाईली डोपिंग की वजह से रिवर्स बाइएसिंग में कोलिजन नहीं हो पाते हैं, कोलिजन की पॉसिबिलिटी कम होती है क्योंकि उसकी लेयर बहुत ही कम थिक होती है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। चाहिए तो हम उसे फिर से एक बार लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर किया हुआ था डिस्कशन, जिससे आपको याद रहे थोड़ा सा। देखिए इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ओके, देखें तो यहाँ पे से सिमिलर चीज़ें बार बार फिर से एक्सप्लेन कर दी गई हैं क्योंकि जीनर पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग भी आती है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये बहुत ही हाईली डोप्ड पी एन डायोड होता है, ठीक है। और इसके वजह से हाईली डोपिंग की वजह से जो स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। क्यों? क्योंकि डी जो होता है वो काफ़ी कम होता है। क्लियर? तो ये जो डी है यहाँ पर, वो बाकी जो नॉर्मल डायोड है उसके रेस्पेक्ट में बहुत ही कम रहता है। इसके वजह से वहाँ पर कोलिजन के चांसेस बिल्कुल कम बनते हैं और बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा हो गया कि जीनर हमारा किस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि जीनर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम कर सकता है, वो देख लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। हम जीनर का वर्किंग देख लेते हैं। जीनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है। सो जीनर एज वोल्टेज रेगुलेटर, देखिए जीनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है। तो जीनर को सबसे पहले रिवर्स बाईएस में कनेक्ट करते हैं। तो सपोज ये हमारा एक इनपुट सर्किट है, ये क्या है, वी इनपुट है। यहाँ पर हम एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, आपको रीजन बताएंगे क्यों लगाते हैं, और फिर जीनर को कनेक्ट करेंगे। तो जीनर रिवर्स बाईएस्ड में है, सो जीनर कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, रिवर्स बाईएस्ड में नहीं है। अभी पी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बाईएस्ड नहीं है। हमें इसे रिवर्स बाईएस में लगाना चाहिए, मतलब पी को इस तरफ कनेक्ट करना पड़ेगा और एन को इस तरफ। तो ये जीनर डायोड हो गया हमारा, और ये हमारा कोई लोड है, लेट्स से ये लोड रेजिस्टेंस है। लोड, बेसिकली लोड मतलब क्या है, आउटपुट। चले समझाते हैं कि किस तरीके से ये वोल्टेज रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले जीनर का अपना एक वोल्टेज होता है, क्या, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट जीनर वोल्टेज। ये क्या है, कांस्टेंट जीनर वोल्टेज, मतलब किस वोल्टेज पे वो ब्रेक डाउन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आएगा हमारा, क्या, वी जेड। वी जेड क्या है, कांस्टेंट जीनर वोल्टेज, और ये वी आर मान लेते हैं, ये वी एल मान लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस है ये, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर, और ये एक सीरीज में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो होगा क्या कि यहाँ से करंट स्टार्ट होगी, सर्किट में करंट आएगी, जिसका कुछ पार्ट कहाँ पर जाने वाला है, जीनर में जाने वाला है, और कुछ पार्ट कहाँ पे आएगा, लोड में आने वाला है, ठीक है। तो नंबर वन,
कि एक टर्म यूज होता है क्या, कांस्टेंट जीनर वोल्टेज। कांस्टेंट जीनर वोल्टेज वो क्या है, वो हमारा क्लियर है, वो वी जेड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये गिवन होता है क्वेश्चन में आपको कि कांस्टेंट जीनर वोल्टेज कितना है। अब आप बात समझो, सपोज वी इन अगर कम क्या है, वी इन इज लेस देन वी जेड, तब बताओ क्या सिचुएशन हो रही होगी। अगर जीनर वोल्टेज से कम है, क्लियर, तो बताओ जीनर में करंट जा रही होगी क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि जब तक वो अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंचा ही नहीं है जीनर, ये क्या है, इट ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो जब तक वो अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचा ही नहीं है तब तो कुछ काम ही नहीं है। जो जीनर की करंट होगी वो क्या होगी, नियरली जीरो। क्या जीनर का कुछ काम है क्या वहां पर? नहीं। तो इसका मतलब पूरे सर्किट की करंट कैसे निकल आएगी, आई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई लोड, और वो निकालेंगे कैसे, वी इनपुट बाय अरे आर प्लस आर एल। वो आर तो सीरीज में एक लगाया है ना हमने, हाँ। ठीक है। तो ये जीनर का काम ही नहीं हुआ, ये जीनर का क्वेश्चन ही नहीं बना, क्योंकि जीनर की करंट क्या है, जीरो, ये बना ही नहीं क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, जब वी इनपुट क्या हो जाए, ज्यादा है किससे, जीनर से, तो क्या होगा, लोड के क्रॉस वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, वी जेड ही रहेगा ऑलवेज। यही जीनर का काम है, समझे। तो क्या होगा, देन वी एल विल ऑलवेज बी इक्वल टू वी जेड, क्लियर, बिकॉज ऑफ जीनर डायोड। अब ये जीनर डायोड ऐसा कैसे कर पाता है वो हम देख लेते हैं सिंपल वे में। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वी इनपुट वोल्टेज क्या है एग्जैक्टली, वी इनपुट की अगर बात करें तो वी इनपुट वोल्टेज है वोल्टेज अक्रॉस द आर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द जेड। ये समझ आया सबको कि इनपुट वोल्टेज क्या है, आर रेजिस्टेंस के क्रॉस प्लस जेड के क्रॉस। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस के क्रॉस तो हम लिख सकते हैं क्या उसे, आई आर प्लस ये वी जेड, मतलब क्या है, जीनर वाला है ना, तो जीनर को हम क्या लोड के क्रॉस लिख सकते हैं कि लोड के क्रॉस उसका वोल्टेज कितना है, ये सारी चीजें। तो इसे क्या लिख सकते हैं, आई एल इंटू आर एल। इसमें कोई डाउट, क्यों हमने ये लिखा, क्योंकि वी जेड को हमने यहाँ पे इक्वेट किया ना, इसको क्या लिख सकते हैं, आई एल इंटू आर एल, वो क्या बन जाएगा, बी वी जेड। तो ये सिचुएशन हो गई, यहां तक ओके, किसी को कोई डाउट, यहां तक ओके है। अच्छा, अभी इसे क्या लिख सकते हैं, आई को आई एल प्लस आई जीनर की करंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वी इन जो है वो क्या है, वो है आई एल प्लस आई जीनर इंटू आर प्लस आई एल इंटू आर एल। अब देखिए, अब सिचुएशन कि रेगुलेशन का मतलब क्या है, कि अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है, इफ वी इन इंक्रीजेस, अगर वी इन इंक्रीज हो रहा है, देन अगर वी इन इंक्रीज होगा तो ये सारी क्वांटिटीज बढ़ जाएंगी ना, लोड करंट बढ़ सकती है, वी आई जेड बढ़ सकता है, आई एल यहाँ पर दिख ही रहा है। अच्छा, इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, एक स्टेप इसको और लिख लेते हैं, वी इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जेड इंटू आर प्लस आई एल, और आई एल को साथ में रख लेते हैं, प्लस आई एल
इज R प्लस RL। तो पॉइंट ये है कि जब Vn बढ़ेगा तो ये बढ़ना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए। तो थॉट ये है कि ब्रेकडाउन है ना, यहाँ पर जीनर किस पे काम कर रहा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम कर रहा है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में जीनर की जो करंट है वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो एकदम एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ सकती है। समझ आया? तो इसका मतलब जब भी कभी चूज करने की बात आएगी, ये क्या है VZ, चूज करने की बात आएगी तो ये करंट कितनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जितनी चाहिए उतनी हो सकती है IZ। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर Vn बढ़ रहा है Vin, तो कौन कौन हैंडल कर रहा है उसे, IZ एकदम हाईली बढ़ जाएगा। वाइल I लोड कैसा रहेगा, कांस्टेंट, इसलिए लोड के क्रॉस वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो इवन इफ Vin अगर कम भी हो रहा है तब भी कौन कम होने वाला है, IZ रिड्यूस होगा, वाइल क्या करेगा, लोड को कांस्टेंट रखेगा। अब आप बोलोगे सर ये अगर कम होते होते इससे कम चला गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये करंट कम होते होते कहां तक पहुंच जाएगी, जीरो। तो यार अब जीरो पहुंच गई तो उससे कम तो नहीं हो जाएगी ना, तो फिर ये कांस्टेंट रहना बंद हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो V होता है ये बहुत बड़ी रेंज नहीं होती, ये V इंक्रीज और डिक्रीज किस चीज को बताता है, फ्लक्चुएशंस को। कि अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है तो कौन हैंडल करता है उनको, जीनर। अरे याद है ना, रिपल के बाद थोड़ा ही फ्लक्चुएशन बचता है ना, तो वो फ्लक्चुएशन कौन हैंडल कर लेता है, जीनर। और हमेशा एक लोड में क्या वोल्टेज देता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है। तो बता, इसमें कोई डाउट किसी को जीनर में, जीनर का वर्किंग समझ आया प्रॉपर? यार बताएं, जीनर का वर्किंग सबको समझ आ गया? हाँ ओके चले, तो फिर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जीनर का एग्जांपल स्ट्रिक्टली किस पे बेस्ड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल क्या है वो, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। देखें, ये एग्जांपल है, ठीक है, सारा कुछ आपको दिया हुआ है, इसमें डिटेल आपको फाइंड करनी है, जीनर करंट। ओके, फाइंड द जीनर current and power dissipated across the zener. Power dissipated across the zener. पता है क्या कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्या? नहीं। क्या करना है, ये 50 वोल्ट है, तो इसका मतलब सबसे पहली चीज क्या पता चल गई हमें, ये VZ हमें पता चला। पहले V इनपुट कितना है, 120 वोल्ट। अच्छा, दूसरी चीज पता चली VZ कितना है, 50 वोल्ट। तो इन दोनों से किसका वोल्टेज पता चल जाएगा, 10K किसका, 10K वाले का VR VR पता चलेगा यार, ये दोनों 5 सीरीज में है, हाँ हाँ ये तो पैरेलल है, इसको तो 50 वोल्ट ही रहेगा ना भाई। चलो लिख लेते हैं, देन VL हैज टू बी इक्वल एज VZ, इसको नहीं काउंट करते। VR कितना हो जाएगा बताएं, दोनों सीरीज में है ना, तो कितना आ जाएगा, 70 वोल्ट। तो अगर आपको VR के क्रॉस पता चल गया वोल्टेज, तो क्या पता चल गया, इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट I equals
टोटल आय पता चल जाएगा। टोटल आय कितनी हो जाएगी? V रेजिस्टेंस के क्रॉस बाय रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? 70 डिवाइडेड बाय कितना है रेजिस्टेंस? 5 किलो। 5 किलो। तो किलो को साइड पे रख सकते हैं, वो क्या बना देगा? 1/1000 मिली एम्पियर बना देगा। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 14 मिली एम्पियर हो गई टोटल करंट। अभी भी क्या नहीं पता चली? अभी भी हमें IZ नहीं पता चला। तो हमें क्या पता चल गया कि यार टोटल करंट इतनी है। तो अगर IL पता चल जाएगा तो IZ पता चल जाएगा ना। क्लियर यार? तो हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे? IL। तो IL क्या हो जाएगी? IL किसके अबाउट करंट है? VL upon VL अपॉन RL। तो VL कितना है? 50 और RL कितना है? 10 किलो ओम। तो कितना आ गया? 5 मिली एम्पियर। सो इसका मतलब करंट इन जीनर कितनी हो गई? 9। 9। तो यार समझ आ गया सबको? हाँ ये वैल्यूज थोड़ी ऐसी हैं कि कम आ रहा है, बट यूजुअली इतना नहीं आता। यूजुअली बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा आता है कि लोड अगर 5 एम्पियर है तो जीनर में आ रही है कितनी? 500 मिली एम्पियर। इतना ज़्यादा तक जीनर बैलेंस कर सकता है। ठीक है, नियरली 100 टाइम्स तक का फर्क जीनर बैलेंस कर सकता है आराम से। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो जाएगा टोटल करंट माइनस लोड करंट। तो कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 मिली एम्पियर। क्लियर? और क्या पूछा हुआ है? पावर डिसिपिएटेड। बताया यार पावर कैसे निकाल सकते हैं फिर? पावर V स्क्वायर बाय V²/R। वाह, तुम्हें जीनर का रेजिस्टेंस पता है? I VI। VI यूज करेंगे ना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? V इंटू आई। V जीनर इंटू आई जीनर कितना हो जाएगा? V कितना है? 50 वोल्ट इंटू आई कितना है? 9 मिली एम्पियर। क्लियर? सो कितना हो जाएगा? 450 मिली वैट। यार समझ आया? हाँ बताएं, किसी को कोई डाउट इसमें? अब क्वेश्चन क्या होता है, कई बार ये ना दे के क्या दे देता है आपको? पावर। समझ गए क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब पावर दिया है तो ये V भी दिया है और लेट से पावर भी दिया है। ये कुछ तो एक वैल्यू नहीं दी, ये नहीं दी सपोज, तो हम फिर क्या करेंगे? जीनर करंट निकालेंगे। फिर वोल्टेज पता है, ये पता है, तो ये करंट निकाल लेंगे। इन दोनों का मिला के ये करंट पता चल गई, और वोल्टेज हमें पता है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे ना। हाँ। तो बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन जाएगा। बस थोड़ा ध्यान देना कि एक दूसरा वैरायटी होता है जिसमें इसका पावर दिया होता है। पावर दिया होगा तो ये करंट निकालेंगे, सेम वोल्टेज इसके पास भी है तो ये भी करंट आ जाएगी, ये दोनों आ गई तो ये करंट आ गई, वोल्टेज आ गया तो फिर आर भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ चले। तो जीनर कंप्लीट होता है। जीनर में पक्का किसी को कोई डाउट नहीं ना? ये एक्सप्लेन करना समझ गए? जीनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। हाँ ओके, ठीक है। चले तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो हमारा रेक्टिफायर हो गया, जीनर हो गया। अभी क्या बचा हुआ है हमारा? जीनर के बाद अब बाकी सारी चीजें जो यूजेज है। हाँ, तो देख लेते हैं। चले,
तो बाकी सारे जो हमारे यूजेस हैं उनमें है फोटो डायोड। ठीक है, देखें फोटो डायोड क्या है, नेम से ही क्लियर है यार। फोटो डायोड मतलब इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, पहले काम भी समझेंगे कि क्या होता है। ये एक जर्नल है, एक रियल लाइफ में कैसे दिखता है फोटो डायोड। तो इस पे एक सिंपल ये स्पेस होता है जो क्या है, लाइट सेंसिटिव है। मतलब यहाँ पर अगर कोई लाइट आई तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर, तो इसे हम सेंसर के फॉर्मेट में यूज करते हैं। क्लियर, तो ये क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यार लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम तो कुछ आपको पता होगा, सोलर सेल जैसी चीज। हाँ। सोलर सेल काम क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल में। बट फोटो डायोड और सोलर सेल काफी अलग है। ठीक है, सोलर सेल एक डिफरेंट वर्जन है फोटो डायोड का। फोटो डायोड एक बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है। ठीक, तो फोटो डायोड मतलब हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब कौन सी लाइट पे क्या कैसे रहेगा, हमें सिर्फ देखना है कि किस लाइट पे कितनी करंट आने वाली है। तो फोटो डायोड आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सोलर सेल से कैसे डिफरेंट रहेगा। इसका काम क्या है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है जैसे ही कोई भी लाइट इसमें आती है। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो डिटेक्टर या फिर फोटो सेंसर। क्लियर, और इंपॉर्टेंट वाली बात, ये कैसे काम करता है, रिवर्स बाइस्ड मोड में काम करता है। ठीक, तो मैं अभी आगे बताता हूँ कि सोलर सेल से कैसे डिफरेंट है। सोलर सेल के लिए कुछ लिमिटेशन है, क्या कि एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तब वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगी और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मिनिमम कोई सी भी लाइट रहेगी, कोई सी भी लाइट, तब भी ये क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, आगे बताते हैं फोटो डायोड में। तो फोटो डायोड का सिंबल है ये, इस पे एरो कैसा रहता है लाइट का, इन। मतलब लाइट अगर इस डायोड पे आएगी तो वो सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। बस ये स्टेटमेंट है कि लाइट अगर आएगी तो वो सर्किट को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से करने वाला है कंप्लीट। ओके, देखें, समझे, जैसे ही हम इसे रिवर्स बायस में लगाते हैं तो क्या करंट जा रही होगी क्या इसमें से, यार पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस किया, करंट जाएगी क्या, नहीं। नहीं। ये वाला था ना फिगर, फॉरवर्ड बायस में फुल करंट होती है जबकि रिवर्स बायस्ड में एकदम नियरली नील। बट यार माइक्रो एम्पियर लेवल पे तो थोड़ी सी तो रहती ही है ना, ये याद है। हाँ। हाँ, उसका ही थोड़ा सा बेनिफिट लिया जाता है यहाँ पर। तो चले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो फोटो डायोड होते हैं, फोटो डायोड में एक रिवर्स करंट होती है। ठीक, अच्छा, क्या ये जो करंट है, ये जो हम फिगर में बनाते हैं, क्या ये करंट बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर डिपेंड करती है क्या, नहीं। वोल्टेज के लिए नियरली नील ही रहती है, आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ ये करंट बहुत खास बढ़ती नहीं है, स्टार्ट में ही बढ़ती है, इसके बाद ये करंट नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये है कि जो रिवर्स बायस्ड की करंट होती है, क्या रिवर्स बायस्ड की, आप वोल्टेज चाहे जितना ज़्यादा बढ़ाओ, क्या रिवर्स बायस्ड की करंट बढ़ेगी क्या, नहीं। नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे सर बीच में बाद में तो ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, तब तो बढ़ जाएगी। हाँ भाई, तब बढ़ जाएगी। सो लेट्स कंसिडर वी हैवंट रीच्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, तो ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन जो पूछा है वो ये नहीं बोल रहा है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज पे पहुंच गया, वो सिर्फ बोल रहा है कि एक लिमिटेड वैल्यू तक अगर बढ़ाओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली इसमें इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर मैं हाईलाइट करूंगा, द रिवर्स करंट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नॉट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। ये लाइन सबको समझ आई।
सिर्फ हाँ किस पे डिपेंड करती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी वाले तो किस में काम आते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में कौन काम आते हैं? माइनॉरिटी वाले, जो कि नील होते हैं लगभग, मतलब रेशियो बहुत ही कम होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का, इसलिए रिवर्स बायसिंग की करंट नहीं होती। बट ये जो थोड़ी सी करंट है, इसको कौन सी करंट बोलते हैं? डार्क करंट। अब ये नाम कैसे पड़ा? ये रिवर्स करंट है, ये ग्राफ रिवर्स करंट का है। आप देखो वोल्टेज रिवर्स में आप बढ़ा रहे हैं, क्या कुछ करंट में फर्क पड़ रहा है क्या? फिगर में नहीं ना, क्योंकि करंट नियरली सेम ही रहती है। जाके जब ब्रेकडाउन होगा तब जाके वो करंट यहाँ पर काम में आएगी, मतलब करंट बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, बट अभी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। तो इसको डार्क करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम स्टडी करना चाहते हैं फोटो डायोड, मतलब जब हम यहाँ पर लाइट डालें तो ये करंट बढ़ जाए। अगर मैं यहाँ पर क्या डालूं, कोई लाइट डालूं और ये करंट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो हमारा वो बन जाएगा क्या, फोटो डायोड। बट समझे, दिस करंट इज कॉल्ड डार्क करंट बिकॉज इट फ्लोज इवन व्हेन द फोटो डायोड इज नॉट illuminated। समझ आया डार्क करंट वर्ड क्यों यूज करते हैं? डार्क इसलिए यूज करते हैं कि इवन विदाउट एनी लाइट इतनी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट तो उसमें जा ही रही है। ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा अगर हम उसमें लाइट डालेंगे? तो देख लेते हैं सिचुएशन। ओके, चले तो इसमें पॉइंट ये देखें कि जब हम लाइट डालते हैं तो फिर क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, समझें। तो एक्सप्लेन करते हैं। ये आप ग्राफ पहले देखें, यहाँ पर ये वाला ग्राफ क्या होता है कि लेट से मैं लाइट बिल्कुल भी नहीं डाल रहा हूँ, तब भी क्या करंट हमें एक देखने को मिलती है, ये थोड़ी सी करंट। ये कौन सी करंट है? डार्क करंट। डार्क करंट। ठीक है, तो ये डार्क करंट क्यों है? बिकॉज लाइट नहीं भी डाली है तब भी थोड़ी सी करंट मिलती है। उसके बाद एक सर्टेन लिमिट के बाद जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी मतलब क्या, वेवलेंथ। लाइट की इंटेंसिटी मतलब वेवलेंथ क्या? नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं, क्या चीज? नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो जितनी भी लाइट सेंसिटिव डिवाइस है वो नंबर ऑफ फोटॉन होती है, इसलिए वैट पर मीटर स्क्वायर में इसको दिया हुआ है। यूनिट बहुत ही छोटा है, मिली वैट पर सेंटीमीटर। तो जैसे ही लाइट बनती है तो देखो नियरली प्रोपोर्शनल है। आप देख रहे हो करंट क्या है, नियरली प्रोपोर्शनल टू है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और वो हमें पता ही है। क्यों? क्योंकि एक फोटोन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर सकता है। तो वहां पर ये सिचुएशन होने को मिल जाएगी, बट एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। समझ गए ना क्यों? क्या रीजन है सैचुरेट होने का? अरे बहुत ही कॉमन सी वैल्यू है। सैचुरेट कोई चीज क्यों हो जाएगी? करंट फ्लो होना क्यों बंद हो जाएगी? आप चाहे जितनी लाइट डालो। सर न उसमें इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे। बस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बच्चे तो क्या कर लोगे यार। तो जैसे ही उसका फुल मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो गई तो वो काम खत्म उसका। तो यार ये इंटेंसिटी वर्सेस करंट समझ में आया फोटो डायोड का? हाँ अच्छा, सेम चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि रिवर्स बायस में वोल्टेज चाहे जो भी बढ़ा हो, उससे फोटो करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज ये फोटो करंट रिलेटेड है किसी से, सपोज यहाँ पर पहले आ रहे थे कितने, 10 फोटोन आ रहे थे, तो ये हो गई। सपोज 20 फोटोन आ रहे हैं तो अब ये हो गई, 30 फोटोन आ रहे हैं तो ये हो गई। लेकिन क्या वोल्टेज का कोई फर्क पड़ेगा क्या?
नहीं। अच्छा, ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दिखाया गया है, क्यों? कि अगर आपने फॉरवर्ड में लगा दिया तो क्या चीज सेम है, फ्रीक्वेंसी तो सेम है ना, तो एक लिमिट के बाद क्या हो जाएंगे, सारे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी उनके पास है ही नहीं, उनके पास क्या है, नंबर्स ज्यादा है, एनर्जी है क्या, नहीं। नहीं। तो इसलिए ये फिगर में सब लोग कहाँ पर जीरो हो जा रहे हैं, 1.5 फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पर, जबकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इंटेंसिटीज अलग है, लाइक I1, I2, I3, तो ये ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ये क्या है, इंटेंसिटी। क्या बता, सब कुछ समझ में आया? सर वो 0.5 एनर्जी वाला फिर से बता। हाँ, वो होता है यार, उसके बैंड गैप पर डिपेंड करता है, मतलब जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था ना, कि मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको एक्साइट करने के लिए, तो सपोज वो है 2 वोल्ट और हमने लाइट डाली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास 0 to 1 की एनर्जी आ जाएगी ना, तो इसका मतलब आप चाहे 1000 डाल दो फोटोन, वो कहाँ पर सबके सब स्टॉप हो जाएंगे, 1 वोल्ट पे, ठीक है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि सबको एक सेम फ्रीक्वेंसी से जनरेट किया गया है, सिर्फ क्या बदल रहा है, इंटेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फोटोन बदल रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन। तो बेसिकली ये जो फोटो डायोड है वो फोटो सेंसिटिव डिवाइस है, वो चेक करने के लिए काम आती है कि जैसे ही इससे ज्यादा लाइट आए सर्किट को क्लोज कर दो, ठीक है। सो उसमें बेसिकली एक सिग्नल आ जाएगा आपका करंट के फॉर्मेट में कि इससे ज्यादा अगर लाइट आ गई तो आप जो है डिटेक्ट कर सकते हैं वहां पर, ठीक। चले, तो यहाँ पर मैं ये लाइन हाईलाइट करता हूँ, द रिवर्स करंट ऑफ अ फोटो डायोड डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्लियर। अच्छा, एक चीज और, ये सब किनके वजह से होती है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से या माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी। रिवर्स में चल रहा है तो किस में होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा। तो ये देख लेते हैं कि जैसे ही पीएन जंक्शन में लाइट पड़ती है तो थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या जनरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होल, होल पे। ठीक है। तो जो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल प्लेयर ये जनरेट हो रहे थे होल पेयर्स, वो क्या हो जाते हैं, ड्यू टू डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर में क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी होती है, वो क्या कर लेती है, उनको खींच लेती है। तो सपोज ये डिप्लीशन लेयर थी, ये पी है और ये एन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या थे। अब अगर इस लाइट के वजह से यहाँ पे कोई भी होल और ये पेयर जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएगा, और वही किस में कंट्रीब्यूट कर देता है, करंट में, क्लियर। हाँ। ओके, फिर एक और टर्म, the energy of incident photon should be larger than the band gap of semiconductor material, clear। मतलब ये है कि वो जो बैंड गैप है उससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए, नहीं तो वो कंडक्शन कर ही नहीं पाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितनी एनर्जी वो सेल्फ से जनरेट कर रहा था उतनी मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही करंट एक्स्ट्रा जनरेट हो पाएगी, क्लियर। तो ये है मिनिमम इंटेंसिटी रिक्वायर्ड, इतनी तो एनर्जी होनी चाहिए उसमें, उसके उससे ज़्यादा पर ही वो जनरेट होगा। ओके सॉरी, नॉट इंटेंसिटी, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है कि मिनिमम इतनी फ्रिक्वेंसी की लाइट आनी ही चाहिए कि उसकी जो एनर्जी है वो बैंड गैप से ज़्यादा हो। लाइक अगर बैंड गैप लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो आपको जो एनर्जी चाहिए वो इतना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। याद है ना सिलिकॉन का कितना होता है गैप एनर्जी, 0.7 0.7। 0.7 या 1.1,
ठीक है, कोई बात नहीं। जर्मेनियम का रहता है 0.7, सिलिकॉन का 1.1। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर है ये किसके वजह से मूव होता है? डिप्लीशन लेयर में जो फील्ड प्रेजेंट है उसके वजह से। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताया कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से वहां पर आपको सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो दिस रिवर्स करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन द जंक्शन। मतलब आपको चेक करना है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आप कितना रख रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो फोटो डायोड सबको समझ में आया? चले तो फिर समराइज कर लेते हैं। फोटो डायोड क्या था? फोटो डायोड ये था कि रिवर्स बायस में कनेक्ट किया तो एक मिनिमम करंट चलती है जिसे क्या बोलते हैं, डार्क करंट। क्यों? क्योंकि विदाउट लाइट भी वो रहता है। फिर जैसे ही लाइट इस डिप्लीशन लेयर में आती है, डिप्लीशन लेयर में लाइट आती है, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आ जाते हैं और वो किसके वजह से पुल हो जाते हैं? ये प्लस और माइनस की वजह से। डिप्लीशन लेयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो ड्यू टू दिस हीट वो जनरेट हो जाती है। अच्छा, पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि हीट कुछ भी हो जाएगी, नहीं, एक मिनिमम होनी चाहिए हीट जो उसके बैंड गैप से क्या हो, ज्यादा हो। अगर बैंड गैप से ज्यादा नहीं होगी तो वो वैलेंस बैंड से कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, कंडक्शन में नहीं पाएगा, तो कभी भी वो मूव होगा ही नहीं। तो आपको इतनी हीट तो देनी ही पड़ेगी कि वो एनर्जी गैप जितना तो हो, मिनिमम एनर्जी। ओके, रिक्वायर्ड। चलिए, तो ये था हमारा क्या, फोटो डायोड। देखिए, फोटो डायोड के कुछ काम देख लेते हैं। तो ये सारे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इन पे छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड्स में भी, और नीट और जेई में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं डिफरेंट एडवांटेज को मैचिंग टाइप पे अलग अलग क्वेश्चन में बना के। तो थोड़ा सा आपको फोटो डायोड की बारे में याद रखना है, एडवांटेज। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि सेकंड नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ के बारे में बता रहा है कि ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, इंटेंसिटी के साथ कैसा होता है, लीनियर होता है, और इसका रेंज बहुत ही वाइड होता है। मतलब ये यूवी रेज से लेके इंफ्रारेड रेज तक को डिटेक्ट कर सकता है। समझ आया? यार ये दोनों बातें याद रहेंगी, मोस्ट एडवांटेज वाली। हाँ। अच्छा, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है, ये सब तो पढ़ लोगे यार। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर सेंसिटिव है। वो लाइट क्या कर रही है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है। थर्मल एमिशन की वजह से वो अपना बैलेंस बैंड से कहाँ पहुंच जा रहा है, ठीक है ना। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हीट की वजह से, तो टेम्परेचर सेंसिटिव है। इसका मतलब अगर किसी रीजन की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो ऑटोमेटिकली बोल देगा कि नहीं, चांसेस है कि यहाँ पर क्या है, लाइट है। ठीक है, अच्छा, तो कोई मुझे एग्जैक्ट बोलेगा कि इसका मतलब क्या, फोटो डायोड को लाइट से भी एक्साइट कर सकते हैं क्या, सॉरी, फोटो डायोड को हीट से एक्साइट कर सकते हैं क्या, हीट से एक्साइट कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। पहले उसको मिनिमम एनर्जी लेवल पर जाना ही पड़ेगा। मतलब आपको एक मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट डालना ही पड़ेगा, उसके बाद आप हीट के वजह से उसमें प्रॉब्लम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ डिफरेंटली बदल रहा है तो रिस्पॉन्स आपको में भी
थोड़ा सा फॉल्स नोटिफिकेशन मिल सकता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें एक बार रीड कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पर फोटोडायोड्स यूज होते हैं। फोटोडायोड ओके सबको? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है सोलर सेल, देख लेते हैं। अब थोड़ा फास्ट देख लेते हैं यार, आज चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी ऑलरेडी। चले सोलर सेल की बात कर लेते हैं। तो सोलर सेल अगर बात करें तो सोलर बेस्ड दो डिवाइसेस होती हैं। एक होता है फोटो थर्मल डिवाइसेस, ये क्या काम करती हैं, ये सोलर एनर्जी को लेती हैं और किस में कन्वर्ट करती हैं, हीट में। फिर आता है हमारा फोटो वोल्टाइक डिवाइसेस, जो क्या काम करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो अब कुछ काम की बात देख लेते हैं क्या, कि ये एक जनरल स्कीमेटिक है कि कैसा दिखता है सोलर सेल। वो होता सिर्फ क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। लेकिन ये ध्यान देना है कि इसका जो एन है वो बहुत ही क्या होता है, फिगर में देख पा रहे हो, एन रिलेटिवली क्या है, बहुत ही यार पी के रेस्पेक्ट में एन कैसा है, बहुत ही थिन है। तो मैं सब चीज का रीजन बता रहा हूँ, मैं लिखा नहीं रहा हूँ। थिन इसलिए होता है कि लाइट कहाँ पर पहुंचनी चाहिए, पेयर कहाँ पर जनरेट होता है फोटोडायोड में, डिप्लीशन डिप्लीशन लेयर लेयर के अंदर। अगर डिप्लीशन लेयर के अंदर नहीं जनरेट होगा तो अट्रैक्ट नहीं होगा, उल्टा फोर्स लगने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि सनलाइट को डिप्लेशन लेयर तक तो पहुंचना चाहिए। अब आप इतने बड़े बड़े पी और एन लगा दोगे तो क्या डिप्लेशन लेयर तक पहुंचेगी क्या, नहीं। नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है, एन साइड को बहुत ही थिन रखा जाता है। क्यों, जिससे वो डिप्लेशन लेयर तक पहुंच जाए। तो मैं ये लिखा नहीं रहा हूं, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। एन क्यों थिन होता है, लाइट कहाँ तक पहुंच जाए, डिप्लेशन लेयर तक। फिर एक होता है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की जाती है। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का मतलब ये है कि लाइट एक बार आ गई तो वापस रिफ्लेक्ट ना हो। समझ आया, हाँ। इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाए। ओके, एंटी रिफ्लेक्टिंग क्यों लगाते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाए। और एन को थिन क्यों रखते हैं, डिप्लीशन लेयर तक डिप्लेशन लेयर तक वो पहुंच जाए। ठीक है, चलिए इसका वर्किंग देख लेते हैं। देखें, वर्किंग देख लेते हैं। ओके, तो वर्किंग में देखें पी और एन बराबर बना दिए, बट बराबर नहीं होता है। आपको समझ के रखना है कि एन क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए छोटा होता है कि लाइट कहाँ पहुंच जाए, डिप्लीशन लेयर में पहुंच जाए। ठीक है, अगर डिप्लीशन लेयर में पहुंच गई तो क्या जनरेट हो जाएंगे वहां पर, होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। क्लियर, अच्छा। अब ये जो होल पेयर जनरेट हुए हैं, ये क्या होने लग जाएंगे, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फोटो जो डायोड था, फोटो डायोड में क्या हो रहा था, फोटो डायोड में भी यही यही सीन हो रहा था, फोटो डायोड में भी यही सीन हो रहा था। लेकिन फोटो डायोड क्या था, कनेक्टेड टू बैटरी था, रिवर्स बाइस्ड था, याद है। तो इसका मतलब क्या था कि रिवर्स बाइस होने की वजह से करंट फ्लो हो जा रही थी, क्या हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी और डिटेक्शन हो रहा था। जबकि ये जो डिवाइस है ये क्या कर सकता है, ये सर्किट नहीं भी है तब भी ये काम करता रहेगा। तो बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो क्या होने लगेंगे, यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या जनरेट करेंगे, एक ईएमएफ जनरेट करके रखते हैं। और अगर आपने उससे सर्किट से कनेक्ट कर दिया तब वो क्या जनरेट कर देता है, करंट जनरेट कर देता है। क्लियर। तो सोलर सेल की सबसे खास बात क्या है कि ये जो कैरियर्स हैं ये क्या जनरेट करते हैं, वोल्टेज जनरेट करके रखते हैं। और आपने जब कनेक्ट कर दिया तो वो क्या बना देता है, करंट बना देता है, जिसको फोटो करंट बोलते हैं।
ओके। हाँ सर। तो ये हो गया हमारा सोलर सेल, इस तरीके से काम करता है। सोलर सेल की का स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखना है, एन बहुत ही थिन रहता है, पर्पस जिससे डिप्लीशन रहता है। डिप्लीशन लेयर तक लाइट पहुंच पाए और थर्मल एजिटेशन की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब देखें क्यों ये इंपॉर्टेंट है सोलर सेल, क्यों ये इस तरीके से है। अगर अगर सर्किट में जीरो करंट है, ये ग्राफ देखें, ये अगर सर्किट में जीरो करंट है फिर भी क्या होता है, सर्किट में क्या मेंटेन रहता है, एक वोल्टेज मेंटेन रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, ओपन वोल्टेज। मतलब सर्किट नहीं भी किया तब भी वो एक वोल्टेज कैरी कर रहा है, ये पॉइंट है। और अगर हमने सर्किट कनेक्ट कर दिया तो एक पर्टिकुलर करंट फ्लो होने लग जाती है पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जिससे पावर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक। इसके बाद अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दें, वोल्टेज क्या कर दें, एकदम जीरो, तो उस समय मैक्सिमम करंट फ्लो होती है वायर में। मतलब यहाँ लोड की जगह क्या लगा दें, वायरी। वायर, तो पूरी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी इसमें। ठीक है। तो ये V और I चूज किए जाते हैं। तो कभी भी सोलर सेल एक सिस्टम यूज करते हैं तो V और I को एडजस्ट करते हैं कि हम मैक्सिमम पावर को अचीव कर पाए। ठीक है। हाँ। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जब ओपन सर्किट रहेगा तो ऐसा नहीं है कि वोल्टेज अवेलेबल नहीं रहेगा, वोल्टेज अवेलेबल रहेगा, और जब क्लोज सर्किट है तब फुल चेंज हो सकता है उसमें। अब सोलर सेल में जैसे मैंने बताया डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट सिचुएशन रहेगा कि वो कितना वोल्टेज जनरेट करता है। तो सोलर सेल के लिए किस टाइप पे मटेरियल चूज करना है, जैसे मैंने बताया बैंड गैप क्या होना चाहिए, जनरली कम होना चाहिए। क्यों क्यों कम होना चाहिए बैंड गैप, अगर ज़्यादा बैंड गैप कर दिए तो फिर वो जो नॉर्मल लाइट है उससे स्टार्ट नहीं होगा, उससे करंट नहीं फ्लो होगी, पोटेंशियल मेंटेन नहीं होगा। ठीक है। तो जनरल बैंड गैप पे एडेप्टेशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8। 1.8। अच्छा, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होना चाहिए और कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब सोचो, अगर मोबिलिटी ही नहीं है कैरियर्स की तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना। तो बहुत ही फेमस पेयर्स जो होते हैं, लाइक जैसे बात करें सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या होता है 1.1। फिर सिमिलरली सबका अपना अपना अलग अलग है, ये वैल्यूज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। सिर्फ आप ये समझ सकते हैं कि जो जनरली रहता है वो 1.5 के आसपास रखा जाता है। ठीक है। हाँ। चले तो सोलर सेल ओके, सोलर सेल में कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके, लास्ट पार्ट देखें। तो पहला था एक क्या, फोटो डायोड। फोटो डायोड पहला क्या था, फोटो डायोड। ये क्या काम कर रहा था, जैसे ही इस पे लाइट आती है ये क्या फ्लो करा देता है, करंट। करंट। ठीक। करंट। फोटो डायोड ये था। सोलर सेल जो होता है वो क्या काम करता है, वो मेंटेन रखता है, इवन सर्किट नहीं भी है तब भी वो क्या काम करके रखता है, वोल्टेज वोल्टेज। करके रखता है। ठीक है। और इसके बाद क्या है नेक्स्ट, एलईडी। एलईडी क्या है, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब क्या है, ये है पीएन डायोड ही, ये भी पीएन डायोड ही है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि लाइट एमिट करेगा, तो इसलिए इसका सिंबल क्या हो गया, अब उल्टा हो गया। उसमें क्या था, फोटो डायोड में एरो इस तरफ थी, मतलब लाइट आ रही थी तब ये करंट फ्लो कराएगा। अभी क्या है, अगर करंट फ्लो हुई तो ये क्या जनरेट करेगा, लाइट। लाइट जनरेट करेगा। ये एलईडी की खास बात है। ठीक है। तो वो दोनों किस में कनेक्टेड थे, फोटो डायोड कैसे कनेक्टेड था, रिवर्स वन। रिवर्स बाइस्ड। सोलर सेल कैसे कनेक्टेड था, यार दिखा क्या कनेक्शन,
बैटरी चाहिए क्या सोलर सेल को स्टार्ट करने के लिए? नहीं। नहीं, ठीक है। फोटो डायोड डिटेक्शन का काम है, उसको हमें करंट देनी, मतलब स्टार्टिंग एक बेसिक कनेक्शन चाहिए, ठीक। सोलर सेल तो उल्टा हमें करंट देने वाला है, तो उसे कोई भी बायसिंग की ज़रूरत नहीं है। एलईडी की बात करें तो इसे तो हमें करंट देनी पड़ेगी, तभी वो जो है जलेगी। एलईडी मतलब सिंपल सी समझ जाओ, एलईडी लाइट, ये जो घर पे जलता है ना एलईडी लाइट, कुछ भी अभी अभी एक आप 3 इयर्स बैक जो भी स्क्रीन थी वो मोस्टली सारी कैसी थी? एलईडी। आप टीवी देखते हो ना, एलईडी टीवी बोलते हो ना, ठीक है। तो वो सारी कुछ किस पे बेस्ड है? लाइट एमिटिंग डायोड पे बेस्ड है। इसके पहले एलसीडी चलता था, लिक्विड क्रिस्टल रहते थे, ठीक है। लेकिन अभी एलईडी आता है, एलईडी बहुत ही एफिशिएंट है। एलईडी का बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी जो डिस्कवरी हुई है वो 2014 के आसपास हुई है, 2014 और थोड़ा पहले डिफरेंट कलर की एलईडीज जो जनरेट हुई हैं। देखें एलईडी क्या है? एलईडी सिंपल सी बात है, लाइट एमिटिंग डायोड है। जैसे ही उससे करंट पास होती है वो क्या करता है? लाइट एमिट करता है, ठीक। अब काम की बात पे आ जाते हैं। काम की बात यह है कि एलईडी को कंस्ट्रक्ट करने में एक अलग चीज देखने को मिलती है, इसका जो एन रीजन है सिर्फ उसको ही हैवली डोप्ड करते हैं। तो ये डिफरेंस याद रहेगा सबको? हाँ। ठीक है, कि एलईडी के लिए जो उसका एन रीजन है सिर्फ उसको ही हाईली डोप करते हैं, ठीक। उसके बाद सारे एलईडी में आप देखो, आपने देखा होगा छोटी सी एलईडी बल्ब ऐसी दिखती है, उसका एक वायर बड़ा होता है, जो वायर बड़ा है वो एनोड होता है, पॉजिटिव वायर, उसे पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, जो छोटा होता है उसे कैथोड, उसे नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। आप ऐसा एक डॉट जरूर देखेंगे एलईडी में, आप देखते हैं, ध्यान दिया हो अगर आपने, यहाँ पर एलईडी में एक डॉट आपको जरूर दिखता है, ये डायोड का लाइट एमिटिंग जंक्शन है, ठीक है। उसके ऊपर हमेशा एक कवर होता है, एलईडी में जरूर देखेंगे कि ये डॉट, डॉट के ऊपर एक और कवर होता है, ये बहुत ज्यादा लाइट देता ही नहीं है, ये कवर उसको इनहेंस करता है, ठीक है। ये कवर उसको इनहेंस करता है जो लाइट वहां से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो लाइट है ये एक डोम शेप का कवर रहता है, उसके थ्रू पास होने पर ये जो है और ज़्यादा लाइट जनरेट करती है। ये 2 पिन एलईडी है, बहुत मल्टीपल पिन एलईडी भी आती है, जैसे ये 2 पिन एलईडी है, मतलब इस पे एक प्लस माइनस है, कहीं पे मल्टीपिन पिन होते हैं जिसका एक बेस सेम रहता है, बाकी आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, तो अलग अलग एनोड पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हाँ। क्या हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, ओके। एलईडी का जो वर्किंग है बिल्कुल सिमिलर ही है जैसा बताया हुआ है पहले। क्या देखें, जैसे इसमें फॉरवर्ड करंट यहाँ पर आती है, फॉरवर्ड करंट आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं। अब ये होता है कि ये इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, आप समझ रहे हैं, नॉर्मल पीएन जंक्शन नहीं है ये, आप मटेरियल इस तरीके का लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ से यहाँ चले जाना चाहिए वो जाने से पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्या? वो यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स, उनके साथ क्या हो जाता है? रिकम्बाइन हो जाता है, क्लियर। तो ये जो यहाँ पर सर्कल्स दिए हुए ये किस चीज को बता रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एलईडी मतलब ऐसा हर जगह नहीं होगा, एलईडी किस पे डिपेंड करेगा? स्पेसिफिक टाइप का सेमीकंडक्टर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव होने से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं? रिकम्बाइन हो जाते हैं, और रिकम्बाइन होना मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किस बैंड में थे? वैलेंस। नहीं नहीं नहीं, अभी ये जो मूव होने लग गए हैं वो किस में है? कंडक्शन। कंडक्शन। और अगर रिकम्बाइन हो गए तो वो किस में आ गए, इसका मतलब
बैलेंस बैंड में। और आपको पता है कि अगर कोई चीज ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आएगी तो क्या जनरेट करने वाली है, इसका मतलब फोटोन। फोटॉन्स। तो यहाँ पे फोटॉन, तो इस तरीके से एलईडी काम करता है। इसका मतलब ये है, इंपॉर्टेंट क्या है, मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा मटेरियल चूज कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो ये सिचुएशन है कि मटेरियल, उसमें आपको थोड़ा सा देखना रहेगा कि कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो देख लेते हैं कि कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो सारे मटेरियल का अलग अलग वोल्टेज पे रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कनेक्ट किया हुआ है कि सारे मटेरियल का अपना अलग अलग रिस्पॉन्स रहता है, अलग अलग कलर जनरेट करते हैं डिफरेंट वोल्टेज पे। तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड फैक्ट है। जैसे सपोज हम गैलियम ले रहे हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर के फॉर्मेट में, और उसमें एल्यूमिनियम और आर्सेनिक को यूज कर रहे हैं। ठीक है। या फिर गैलियम और फास्फोरस को, सॉरी, आर्सेनिक और फास्फोरस को यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम और फास्फोरस को यूज कर रहे हैं। जितना हम अलग अलग चीजें यूज करेंगे वो उतनी अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ठीक है। तो देखिए, सिर्फ नॉलेज बेस्ड है, लर्न करने की जरूरत नहीं है कि एल्यूमिनियम और आर्सेनिक बेस्ड लाइट क्या जनरेट करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है। जो गैलियम आर्सेनिक बेस्ड है वो रेड और येलो कलर जनरेट करती है। ठीक है। एल्यूमिनियम गैलियम बेस्ड जो है वो रेड और ग्रीन, और जिंक सेलेनाइड की ब्लू। तो ये एक आइडिया है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट तरीके से जनरेट हो सकती हैं। ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो करंट है इसमें एलईडी में जाने वाली, ये करंट बहुत कम होनी चाहिए, मिली एम्पियर की करंट होती है। और हम घर पे यूज करते हैं तो उन्हें तो मतलब नॉर्मल वोल्टेज पे यूज करते हैं। तो अगर V बहुत ज्यादा है तो I भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा ना। तो एलईडी खराब बहुत जल्दी हो जाती हैं। एलईडी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाती हैं। तो एलईडी यूजुअली हमेशा कैसे लगाई जाती है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के साथ। मतलब कभी भी आप एलईडी देख ऐड करते हो तो साथ में एक रेजिस्टर जरूर लगा देते हैं, जिससे वो एलईडी खराब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि करंट कम हो जाती है। बट हाँ, एलईडी डिम हो जाएगी, एलईडी का जो ग्लो करना है कम हो जाएगा ना, क्योंकि एलईडी का ग्लो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा था, करंट पे। तो अगर करंट कम कर दोगे तो एलईडी खराब तो नहीं होगी, बट हाँ, रेजिस्टेंस लगाने से ग्लो भी कम हो जाएगा उसको। ओके, लास्ट। ये आप रीड कर लेंगे एक बार। एलईडीज के एडवांटेज आपको सब पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा पावर सेविंग है एलईडीज। ठीक है। और बहुत टाइम तक चलते हैं। तो एलईडी जो नॉर्मल जो लैंप वाला हमारा जो बल्ब है, इनकंडेसेंट जो बल्ब होता है, उसके रेस्पेक्ट में एलईडी तो बहुत ही अच्छा है। तो वो सारे आप प्रॉपर्टीज देख लेंगे। हाँ, एक और पॉइंट नॉलेज फैक्ट है, और देखें इसे, क्या कि जो व्हाइट लाइट होती है, एलईडी में व्हाइट लाइट कैसे जनरेट करते हैं। तो यार व्हाइट लाइट मतलब क्या, व्हाइट लाइट होती है क्या कभी, व्हाइट लाइट की वेवलेंथ क्या होती है क्या कोई, नहीं। यार समझ रहे हो मैं क्या कुछ क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, कि हम यहाँ पे डिफरेंट कलर जनरेट कर रहे हैं। तो व्हाइट लाइट की कोई वेवलेंथ होती है क्या जो आप जनरेट कर दोगे, नहीं। तो व्हाइट लाइट की कोई नहीं है। तो लेकिन हमें तो पता है कि यार व्हाइट कलर की होती है यार, एलईडी बल्ब घर पे लगे हैं ना, एलईडी बल्ब। तो वो एक तरीके से बनाए जाते हैं। वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, यहाँ पर लिस्ट आउट किया हुआ है कि एक प्रोसेस है, क्या वो जो कॉमर्शियली हम बनाते हैं उसको बोलते हैं वेवलेंथ कन्वर्जन टेक्निक। वेवलेंथ कन्वर्जन टेक्निक क्या होती है, दो वेवलेंथ को मिला के एक डिफरेंट कलर जनरेट करने का ट्राई किया जाता है। ठीक है। तो कॉमर्शियली जो जनरेट होती है वो एलईडी कैसे रहती है, ब्लू कलर जनरेट करती है, और उस पे एक
जो है येलो फॉस्फर एलिमेंट यूज करते हैं। वो क्या होता है, वो जैसे हम ZNS यूज करते हैं ना, फ्लोरेसेंट कलर, जिसको हिट करते हैं तो वो कलर एमिट करता है, तो वैसे ही अगर लाइट इसको हिट करती है तो ये डिफरेंट कलर जनरेट करता है। तो बेसिकली येलो फॉस्फर यूज करने से क्या होता है, वो ब्लू लाइट जब उस पे येलो पे पड़ती है तो वो एक येलो लाइट भी साथ में निकालती है, और वो ब्लू और येलो का दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बन जाता है, व्हाइट लाइट जैसा बन Right. जाता है। ठीक है, तो व्हाइट लाइट की कोई वेवलेंथ नहीं है, व्हाइट लाइट ऐसे नहीं, एक कॉमर्शियली अलग तरीके से जनरेट की जाते हैं, वो सिचुएशन है। तो यहाँ तक हमने एलईडी के सारे यूजेस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट टर्म में हम आगे डिस्कस करेंगे कि अभी हमने पीएन जंक्शन डायोड देखा है, अगर इसमें हम एक और ऐड कर दें, ठीक है, मतलब 3 अगर यहाँ पर आ जाए तो फिर वो क्या बनेगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर्स का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके, हाँ चलो यार आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा सा रिवाइज करते जाएंगे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एक 15 मिनट भी रिवीजन को टाइम दिए तो काफ़ी अच्छा आउटपुट रहेगा। ओके सर या वो टेस्ट में ये आने वाला है सेमीकंडक्टर। हाँ बिल्कुल आने वाला है, टेस्ट में सेमीकंडक्टर से ज़्यादा आएगा, 50% सेमीकंडक्टर रहेगा, 50 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 40% सेमीकंडक्टर, रिमेनिंग बाकी 3 चैप्टर्स 40% 60%। वो स्टार्टिंग डुअल नेचर से पूरा आएगा ना? पूरा पूरा मॉडर्न, मतलब मॉडर्न फिजिक्स मतलब हमेशा स्टार्ट से पूरा एंड तक। ओके हाँ ओके देन बाय 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 सर। या बाय बाय बाय।